कृष्णापुर नामक गांव में रमेश और स्वाति बाप और बेटी रहते थे। स्वाति की मां की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। उसकी मौत के बाद रमेश ने सरला नाम की एक औरत से शादी कर ली। सरला एक लापरवाह औरत थी। उसने कभी भी बेटी के रूप में स्वाति की देखभाल नहीं की। वो उसे नापसंद करती थी। अच्छा होता अगर ये भी अपनी मां के साथ ही मर गई होती। कम से कम मुझ पे सौतेली मां होने का धब्बा तो नहीं लगता। एक दिन सरला ने रमेश को अपने दिल की बात कही। सुनो, अगर हमें शांति से जीवन बिताना है तो हमें स्वाति को एक अनाथालय में छोड़ आना चाहिए, नहीं तो उसे किसी भी छात्रावास में भेज देना चाहिए, है ना? सरला के मुंह से ऐसा सुनकर रमेश को गुस्सा आ गया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? स्वाति मेरी इकलौती बेटी है, उसके बिना घर में शांति कैसी? हाँ, ये तुमने सोचा भी कैसे? तब सरला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो चुप रही। वो मेरी बेटी है, मुझे और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अच्छा होगा कि तुम अपनी सोच बदल दो। फिर वे सोने चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह रमेश काम पर जा रहा था। घर पर सरला किचन में खाना बना रही थी। तभी स्वाति आई। माँ, मुझे एक गिलास दूध दे दो, मुझे लग रहा है जैसे मुझे बुखार हो गया हो। माँ? किसकी माँ? कौन सी माँ? तुम्हारी माँ बहुत पहले मर गई। अगर तुमने मुझे फिर से माँ बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे आंटी कहा करो, माँ नहीं, समझी? ये सुनकर स्वाति बहुत उदास हो गई। जब वो वापस जा रही थी, एक बात और सुनती जाओ, अगर तुमने मुझसे आइंदा अपने बाप के आगे कुछ मांगा ना तो मैं तुम दोनों को छोड़कर इस घर से चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर सरला गुस्से में वहां से निकल गई। स्वाति बहुत निराश हो गई और अपने कमरे में आई। कुछ समय और बीत गया। माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? सौतेली माँ को माँ कहना क्या गलत है? वो मेरे लिए माँ की तरह ही तो है। उस दिन से स्वाति अपना सारा काम करने लगी। एक दिन स्वाति को परीक्षा देनी थी जिसके लिए वो पढ़ रही थी। अचानक सरला आई और बोली, अरे इधर आओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए काम है। मेरी परीक्षा है आंटी, मैं कुछ समय के लिए पढ़ना चाहती हूँ। पहले घर का सारा काम करो फिर पढ़ाई करना। मैं तुम्हें खाली बिठाकर तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। चुपचाप जाओ और बर्तन साफ करो। चलो उठो। स्वाति जो एक छोटी सी बच्ची थी जिसे घर का कोई काम नहीं आता था, उसने फिर भी पूरे घर की सफाई की, फिर बर्तन धोए और पढ़ने बैठ गई। कुछ देर बाद सरला फिर स्वाति के पास आ गई। अरे इधर आओ, फिर से पोथी लेकर बैठ गई तुम? सीधे दुकान पर जाओ और किराने का सामान लेकर आओ और आकर सारा पैसों का हिसाब देना, समझी? फिर स्वाति ने चुपचाप पैसे लिए और दुकान की ओर जाने के लिए जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, इस बीच रमेश वहां आ गया। कहाँ जा रही हो बिटिया? मैं दुकान पर किराने का सामान लेने जा रही हूँ पापा। खत्म हो गया था। रमेश ने सरला की ओर देखा। तुम क्यों जा रही हो? मैं लाऊंगा किराने का सामान। सरला, तुम स्वाति को बाजार क्यों भेज रही हो? क्या वो इतनी बड़ी हो गई है? मैंने ही जाने के बारे में सोचा था, लेकिन इसने कहा कि ये जाना चाहती है क्योंकि खाली बैठी है। इस तरह सरला ने बात को घुमा दिया। ठीक है, वो पर्ची मुझे दो, मैं दुकान पर जाऊंगा। स्वाति, तुम दोबारा कभी अकेले बाहर नहीं जाओगी। रमेश ने सामान की पर्ची ली और वहां से चला गया। अगर तुमने अपने बाप को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी, समझी ना? स्वाति को कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो प्यार से रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आंटी मेरे साथ ऐसा दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? अगर मैं पापा को ये बता दूं तो उनकी आपस में लड़ाई होगी। हे भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे खुद को ही बदलना होगा। हाँ, ये सोचकर बड़ी समझदारी से वो घर के काम करने के लिए उठ गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन स्वाति कपड़े धो रही थी। रमेश ये देखकर चौंक गया। स्वाति, तुम कपड़े क्यों धो रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? हाँ, कहाँ गई वो? अरे पापा, मुझे अच्छा लगता है जब मैं खुद काम करती हूँ। मैं काम करने के बाद पढ़ाई कर लूंगी। ऐसे सुनकर रमेश अंदर गया और सरला से बोला, तुम बेकार बैठी हो, जाओ और स्वाति की कपड़े धोने में मदद करो। सरला गुस्से से लाल हो गई और लड़ने लगी। मैं क्यों धोऊं? उसके हाथ नहीं है क्या? तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते।
हमेशा बस अपनी बेटी बेटी करते रहते हो। क्या वो सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं? वो बस तुम्हारी ही बेटी है, मेरा उससे कोई नाता नहीं। ऐसा कहकर सरला चली गई। अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ कि क्या हो रहा है इस घर में। तुम स्वाति के साथ दुश्मनों की तरह बर्ताव करती हो। मुझे स्वाति के लिए बहुत दुख हो रहा है। बेचारी बिन माँ की बच्ची ने क्या क्या सहा है। रमेश ये सोचकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सब जगह कोरोना फैलने की बात हो रही थी कि कैसे अचानक कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। सब अपनी अपनी जगह ही फंस गए। सारे गांव की सड़कें एकदम सूनी हो गई थीं। सब अपने घर में बंद थे। एक दिन रमेश मास्क पहनकर बाहर जा रहा था। मैं कुछ ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो फोन कर देना, मैं आते समय ले आऊंगा। तुम दोनों बाहर मत निकलना। उसने स्वाति और सरला से ऐसा कहा और चला गया। कुछ देर बाद सरला तैयार होकर स्वाति के पास आती है। ए स्वाति, मैं पार्टी के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर तुम्हारे पापा आए तो उन्हें बोल देना कि मैं वॉशरूम में हूँ। इस बीच तुम घर का सारा काम निपटा लेना। अपनी पोथी खोल के मत बैठी रहना, समझी? आंटी, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। कम से कम मास्क तो पहन लीजिए। सेफ रहेंगी आप। मैं सब जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ। तुम जाओ और अपना काम करो। शाम तक वो घर वापस लौटी। इस बीच रमेश भी आ गया। तुम कहाँ गई थी सरला? वो मैं बस एक छोटी सी पार्टी के लिए गई थी। बाहर हालात ठीक नहीं है। पता नहीं किसे कोरोना हो। तुम्हें समय जाने की क्या जरूरत थी? मैं सब जानती हूँ, मैं ध्यान से ही गई थी। 2 दिन बीत जाने के बाद सरला धीरे धीरे खांस रही थी। मुझे लगता है कि सरला को कोविड हो गया है। एक बार जांच करानी चाहिए। उसने सरला का कोविड टेस्ट करवाया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह सुनकर रमेश बहुत डर गया। उसने सरला को एक कमरे में रखा। फिर रमेश ने स्वाति से कहा, बेटा स्वाति, तुम्हारी माँ को कोरोना हो गया है। तुम उसके कमरे में मत जाना। मुझे लगता है उसे सही सबक मिला है। वो जो चाहती है उसे दूर से दे देना। लेकिन स्वाति ने इस सब की परवाह नहीं की। उसने हिम्मत की। उसने मास्क पहना और सैनिटाइजर का उपयोग कर सरला को जो कुछ भी चाहिए था देती रही। अपने हाथों से खाना बनाकर उसे पौष्टिक खाना भी दिया। आंटी, आप चिंता मत करो। ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको जो चाहिए मैं ध्यान रखूंगी। स्वाति ने सरला को हिम्मत दी। उसकी सेवा देखकर सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उदास हो गई। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। सरला की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। आंटी, अब आप कैसी हैं? सरला की आंखों में आंसू आ गए। बेटा स्वाति, मुझे आंटी नहीं माँ बुलाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जो तुम्हें मैंने बेटी नहीं समझा और गलत बर्ताव किया। मुझे माफ कर दो गुड़िया। सरला को रोते देख स्वाति ने उसे दिलासा दिया। माँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, तुम भी भूल जाओ। स्वाति के मुंह से ये शब्द सुनकर सरला को बेहद खुशी हुई और उस दिन से सरला माँ की तरह उसकी देखभाल करने लगी। स्वाति भी सरला को अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती थी। सरला में ये बदलाव देखकर रमेश को भी तसल्ली हुई। शेखर और लक्ष्मी पति पत्नी थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी सौम्या। दोनों ही सौम्या की देखभाल बड़े प्यार से करते थे। सौम्या के बचपन में ही किसी अज्ञात बीमारी से उसकी मां लक्ष्मी की मृत्यु हो गई थी। शेखर को अपनी व्यवसाय के काम पर गांवों में घूमना पड़ता था। ये सोचकर कि सौम्या अकेली पड़ जाएगी, उसने श्यामला नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद श्यामला ने भी एक लड़की को जन्म दिया। उसका नाम स्वाति रखा। जिस दिन से श्यामला घर में आई थी, उसने कभी सौम्या को अपनी बेटी के रूप में नहीं देखा था। श्यामला सौम्या को दुश्मन मानती थी और जब तब उससे छुटकारा पाने की सोचती थी। जब शेखर घर पर नहीं होता तो वो सौम्या से घर के सारे काम करवाती थी। इस तरह 15 साल बीत गए। दोनों बच्चियां वयस्क हो गईं। दोनों अब पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही थीं। श्यामला सौम्या को हमेशा घर के कामों में लगाकर रखती थी, लेकिन स्वाति को कभी कोई काम नहीं बताया।
और बड़े प्यार से उसकी देखभाल कर रही थी। एक दिन जब सौम्या पढ़ रही थी तो श्यामला उसके पास आई। अरे बेवकूफ, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, तुमने एक भी काम नहीं किया। जाओ और बर्तन धो लो। काम से बचने के लिए तुम उस किताब को लेकर बैठी हो यहाँ। चलो उठो, जाओ। नहीं माँ, मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ाई करनी है। परीक्षा है तो क्या करूं? सारा काम कौन करेगा? क्या तुम्हारे पिता आकर करेंगे? नहीं तो तुम्हारी माँ आकर करेगी क्या? नहीं तो क्या मैं अपना सारा काम बंद कर दूं और नौकरानी बनकर तुम्हारी सेवा करूं? उसके ये सब कहने पर सौम्या उदास होकर बोली, माँ, स्वाति भी तो खाली बैठी है, उसे कहिए ना काम करने के लिए। अब वो भी छोटी नहीं है, मेरे साथ समान रूप से उसे काम बताइए तो मेरे लिए कुछ बोझ कम हो जाएगा ना, प्लीज। उसके ऐसे कहने पर श्यामला आग बबूला हो गई। क्या क्या मैं अपनी बेटी को काम करने के लिए कहूं? क्या वो तुमको एक नौकरदानी लगती है? वो इस घर की राजकुमारी है। मैंने तुम्हें काम करने के लिए क्या कह दिया? तुम अपनी हद ही भूल गई। मैं और वो अलग नहीं है, हम दोनों बराबर हैं। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूं। अगर अब एक और शब्द बोली तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। अपना मुंह बंद कर और जा जा, और जो मैंने कहा वो कर, नहीं तो मैं तुम्हें कॉलेज भी नहीं जाने दूंगी और तुम्हें पढ़ने भी नहीं दूंगी। जब श्यामला ने ऐसा कहा तो इस डर से कि उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, सौम्या बर्तन धोने चली गई। वो काम करने के बावजूद हमेशा समय पर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। कॉलेज में सौम्या को हमेशा अच्छे अंक और अध्यापकों का प्यार मिलता था, लेकिन स्वाति अच्छी पढ़ाई नहीं करती थी और कभी अच्छे अंक नहीं पाती थी। एक दिन स्वाति अपनी माँ के पास गई। माँ, वो पढ़ाई बड़ी अच्छी से कर रही है और कॉलेज में बड़ा नाम है उसका। हर कोई उसके बारे में बढ़ चढ़कर बोलता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। क्या? जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसकी पढ़ाई बंद कर दूंगी और मैं उसे किसी काम में लगा दूंगी, उसने ऐसा कहा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन श्यामला शेखर से, हम सौम्या को अब और नहीं पढ़ाएंगे जी, बस बहुत हो गया। ऐसा क्यों? अब क्या हुआ? वो इतने अच्छे से पढ़ती है, फिर क्यों बंद करनी है पढ़ाई? तब श्यामला ने भी ठीक है कहा और वहां से चली गई। कुछ समय बीत गया है। सौम्या ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर ली है और जब वो डिग्री की पढ़ाई करने की सोच रही थी, आज से तुम घर पर ही रहो और घर के सारे काम करो, तुमको अब और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। माँ, अगर आप मुझे पढ़ाई नहीं करने देना चाहती हैं तो कम से कम मुझे फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने दीजिए, तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूंगी। तुम्हें पढ़ाना अपने आप में बड़ी बात है और अब ये सब करवाना मुमकिन नहीं है। अपना मुंह बंद रखो और घर पर ही रहो, उसने ऐसा कहा और वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद एक दिन जब शेखर घर आया तो सौम्या शेखर के पास गई। पापा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, लेकिन माँ ने मुझे अपनी पढ़ाई बंद करने को कहा। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भले के लिए ही कहा हो। उसकी बात सुन लो बेटी, नहीं तो वो झगड़ेगी, उसने ऐसा कहा और वहां से चला गया। तब सौम्या ने सोचा, पापा माँ के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। हाँ। फिर वो हर रोज कागज पर फैशन डिजाइनिंग का अभ्यास करने लगी। इस तरह उसने कई डिजाइन सीखे। उसने कागज पर कई मॉडल्स के चित्र बनाए। कुछ दिनों बाद एक दिन जब सौम्या कमरे में बैठी थी तो शेखर वहां आया और सब देखा। बेटी स्वाति, ये सभी डिजाइन्स क्या हैं? तुमने उन्हें कैसे सीखा? पापा, मुझे फैशन डिजाइनिंग बहुत पसंद है। रोज कॉलेज से आने के बाद फोन से देखकर ये सब डिजाइन सीख रही थी, उसी से मुझे करना आ गया, उसने कहा। तो ये सुनकर शेखर हैरान रह गया। सच में तुम में बहुत अच्छी प्रतिभा है बेटी। थैंक्स पापा। अगले हफ्ते मेरी दोस्त के घर एक फंक्शन है। मैंने एक पोशाक खरीदने के बारे में सोचा था। मैंने सोचा था कि आपसे पैसे मांगूंगी, लेकिन प्लीज ये सब माँ को मत बताइएगा, उन्हें ये सब पसंद नहीं आएगा।
उसने कहा तो शेखर ने उसे पैसे दिए। उस पैसे से सौम्या ने एक अच्छी ड्रेस खरीदी और उसे डिजाइन किया। एक दिन सौम्या बाहर काम कर रही थी, तब श्यामला और स्वाति ने उस ड्रेस को देख लिया। अरे, उसे इतनी अच्छी ड्रेस कहां से मिल गई? माँ, उसे फैशन डिजाइनिंग की धुन सवार है। मुझे लगता है उसने उसे खुद डिजाइन किया है। किया है तो हम इसे खराब कर देंगे। इस तरह उन्होंने कैंची ली और ड्रेस को इधर उधर से काट दिया। अगले दिन सौम्या ड्रेस निकालने के लिए गई और देखा कि पूरी ड्रेस में जगह जगह छेद हैं। ओह, ये क्या है? इस ड्रेस में इतने सारे छेद कैसे हो गए? मुझे लगता है कि माँ और स्वाति ने किया है। तो उसने उस पोशाक को फिर से इस तरह से डिजाइन किया कि जहां भी छेद थे उसने इसे फूलों के डिजाइन में बदल दिया। वो पोशाक फिर और सुंदर हो गई। इसमें छेद हो गए थे, लेकिन अब मेरी ड्रेस और भी खूबसूरत लग रही है। जैसे ही वो उस ड्रेस में तैयार होकर बाहर आई, उसे देखकर माँ बेटी चौंक गई। इस बीच शेखर आ गया। उस ड्रेस को देखकर, ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है बेटी, तुमने इसे बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। इस तरह उसने उसकी प्रशंसा की। थैंक यू पापा, मैं फंक्शन में जाऊं? ये कहकर सौम्या वहां से चली गई। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन के दिल पर जैसे सांप लौट गए।